ध्यान देंगे सब। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो। आने के बाद पूछ रही हो। अरे ये वाली चेयर लगा दो, टूटी हुई है वैसे भी। इधर आ जाओ, ये वाली ले लो। चलो सब बच्चे सुन लो जरा, सुनो भाई सुनो। अरे बातें बंद करो। लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट सीखी थी, किसकी बताओ? बाल की। क्या बाल सही करने से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तुमसे, मुझे क्या लेना देना फोटो कैसी आएगी। सुन लो ध्यान से। लास्ट वाली क्लास में ट्रीटमेंट सीखी थी हमने एब नॉर्मल लॉस की। अरे भाई घर पे जाके एक बार किताब खोल के देखते हो, रजिस्टर देखते हो किताब खोल के? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ तो फिर क्यों ट्यूशन, क्यों 700 रुपये वेस्ट, क्यों पैसे वेस्ट कर रही हो फिर? चलो जल्दी जल्दी बताओ। हार्दिक बताओ, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? क्या हमेशा ही प्लस कर देंगे? इफेक्ट दिखाया होगा तो ही करेंगे। बिल्कुल ठीक बात, सही बात है ना प्रियांशु? इसी बात पे तू बता दे अब कि एबनॉर्मल गेन का क्या करेंगे? माइनस, हमेशा माइनस कर देंगे, इफेक्ट दिखाया होगा। बिल्कुल सही बात है। सुन लो सब बच्चे ध्यान से, सुनो सुनो बात। इधर बिठा लूंगा। और वैसे इधर क्यों नहीं बैठता तू? सब बच्चे सुन लो। गुडविल निकालते टाइम एब नॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है, एग्री कर रहे हो? एब नॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है, एग्री कर रहे हो? लेकिन हमेशा ये ऐसा मत देखना कि क्वेश्चन में देखो एब नॉर्मल लॉस और फटाफट से प्लस करा दो, नहीं। अगर हमने उसका इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस में दिखाया होगा तभी एडजस्ट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद मैंने बात करी थी, क्या मैंने वो तुम्हें करा दिया था, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? अच्छा प्रियंका बताओ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करते हैं? माइनस। तुम बताओ अंशु, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं? प्लस। क्या हमेशा ही प्लस माइनस कर देंगे? कोई कंडीशन है। अगर हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस में दिखाया है तो ही प्लस माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। इतनी बस यही एडजस्टमेंट कराई थी लास्ट क्लास में, वो आ गया ना। अच्छा उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऑपरेटिंग खर्चे अगर वो पे करने चाहिए थे लेकिन हमने पे नहीं किए अभी तक, क्या करेंगे? पे करने पड़ेंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। और अगर ऑपरेटिंग खर्चे पे हो चुके हैं तो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं करेंगे। क्या मैंने इतनी बातें करी थी तुमसे? पढ़कर आए हो पक्का? आगे चलूं, आज की एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये लास्ट एडजस्टमेंट है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है नहीं गुडविल में, बहुत खत्म, फिर तो बस क्वेश्चन कराने रह जाएंगे। तो लास्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझ लो, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। लो भाई लो, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। क्या लिखा मैंने? एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चे। एक्सपेंडिचर मींस खर्चे। एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, पता है कौन कौन सी? एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सुनना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा क्या होगा। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और होते हैं वैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का ही पार्ट होता है। तो बेसिकली हम दो बोलेंगे। हमारे पास दो टाइप्स के एक्सपेंडिचर हैं, कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्री कर रहे हो? अब ये होते क्या है, ध्यान से सुनना है, एडजस्टमेंट आएगी यहां से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं रैकरिंग नेचर के खर्चे, रैकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस। अच्छा ये रैकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार होने वाले खर्चे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट, ये बताओ क्या रेंट हर महीने पे होगा? सैलरी क्या हर महीने पे होगी? एक्सेट्रा। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट, ध्यान देंगे सब बच्चे, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें मिलता है, बेनिफिट्स अप टू, जल्दी बोलो, अप टू, बेनिफिट्स अप टू 1 ईयर, 1 ईयर बोलो या 12 मंथ बोलो, एक ही बात है। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमको 1 ईयर तक मिलता है, 1 साल तक। बस एक आंसर और दे दो, ये बताओ जो ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं इनको कहां लिखा जाता है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। इनको कहां लिखा जाता है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। पीएनएल बोल देता हूं बेसिकली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। आगे चलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे हैं जो कि होते हैं नॉन रैकरिंग नेचर के खर्चे, नॉन रैकरिंग नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रैकरिंग नेचर के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रैकरिंग नेचर के खर्चे, नॉन रैकरिंग जो बार बार नहीं होते। एग्जांपल दोगे? बिल्कुल सही बात है, कोई एसेट खरीद लेना, एसेट परचेज कर लेना। हमने कोई मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, लैंड बिल्डिंग खरीद ली, ये कौन से नेचर के खर्चे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एक बात मुझे बता दो, इनका बेनिफिट जो है, बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर, इनका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलता है। आज मैंने कोई एसेट खरीदी, आज मैंने मशीनरी खरीदी, तो क्या उस मशीनरी का फायदा मुझे 1 साल तक मिलेगा या 1 साल से ज्यादा तक मिलेगा? और ये बता दो, ये सब पेन है, ये इंक निकल रही है, ये बता दो जल्दी से, ये जो नॉन रैकरिंग नेचर के खर्चे हैं यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट में लिखते हैं इनको, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में लिखा जाता है एसेट साइड। क्या तुम एग्री कर रहे हो? यस। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू रैकरिंग नेचर, कैपिटल नॉन रैकरिंग नेचर, बार बार होने वाले खर्चे, बार बार ना होने वाले खर्चे। ऐसे खर्चे रेंट पे करना, सैलरी पे करना। एग्जांपल, कोई एसेट खरीद लेना, मशीनरी खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, कौन से नेचर के खर्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर के खर्चे का जो बेनिफिट है अप टू 1 ईयर मिलता है, 1 साल तक मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। रेवेन्यू खर्चों को कहां लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, और कैपिटल खर्चों को एसेट साइड बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब गुडविल में इसका क्या काम आ गया, सुन लो सारे बच्चे। अब वो पता है क्या करेगा, ध्यान से सुनना। कोई खर्चा होगा रेवेन्यू नेचर का, दिखा देगा कैपिटल नेचर। कोई खर्चा होगा कैपिटल नेचर का, दिखा देगा रेवेन्यू। गलतियां करेगा वो कुछ, कभी रेवेन्यू को कैपिटल बना देगा, कभी कैपिटल को रेवेन्यू बना देगा, ऐसे ऐसे एरर्स करवाएगा वो। फिर उन एरर्स को हमको ठीक करना पड़ेगा। कैसे? आओ एक छोटे से एग्जांपल से बात को समझेंगे, फिर तुम इकट्ठा कॉपी करना। सब बच्चे ना यहां ध्यान से मेरी बात को सुन लो। लो भाई लो, एक एग्जांपल से हम इस बात को समझ लेते हैं एक बार, क्या है ये। मान लो बच्चों, हमारे पास किसी साल का प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख रुपए। हमारे पास किसी ईयर में एक प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, और उसने मुझे एक बात बोली, ऐसे बोला, कहता है दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स मशीनरी परचेज्ड ₹4,20,000, फुल स्टॉप।
डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन was 10% per annum. सॉल्यूशन। सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सारी एडजस्टमेंट अब जो क्वेश्चन करूंगा उसमें आने वाली है। उसने मुझे बोला कि हमारे पास कोई प्रॉफिट था मान लो 1 लाख रुपए का, और उसने ये बोल दिया दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल होना। इस प्रॉफिट में शामिल था क्या? पता है क्या शामिल था? मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। हमने एक मशीन खरीदी थी, और वो मशीन जो है हमने इस प्रॉफिट में दिखा दी थी। एग्री कर रहे हो? ये क्वेश्चन बोल रहा है, अब मेरे को आंसर दे दो। ये बताओ, मशीन खरीदना खर्चा होता है? खर्चा होता है। कौन से नेचर का? कैपिटल। मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो बताओ मशीन कहां पर लिखनी चाहिए थी मुझको? बैलेंस शीट में लिखनी चाहिए। लेकिन मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। कैसे पता लगा? प्रॉफिट में इफेक्ट डाल रखा है ना। मैंने मशीन खरीदी और वो मशीनरी कहां पर आनी चाहिए थी? बताओ, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। लेकिन हमने वो मशीन कहां दिखा दी? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या ये गलती है? यस, मशीन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन हमने उसको कहां दिखा दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मुझे ठीक करना पड़ेगा? यस, ये गलती हो गई है बच्चों। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने मान लिया, ये हमारी गलती हो गई है। आओ जरा इसको ठीक करते हैं, इस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। सब बच्चे यहां ध्यान देना भाई। ये बताओ, मेरे पास प्रॉफिट थे कितने? 1 लाख के प्रॉफिट थे मेरे पास। सुनना बच्चों, एक बात बताओ, मैंने मशीन खरीदी और उस मशीन को कहां दिखा दिया? पीएनएल में। ये बताओ, मशीन पीएनएल में दिखा दी, तो मशीन को पीएनएल में दिखाने से क्या मेरे प्रॉफिट कम हो गए होंगे? यस, खर्चा दिखा दिया ना पीएनएल में, मेरे प्रॉफिट क्या हो गए? कम। ये गलती हो गई, प्रॉफिट कम हो गए, ये हमारी गलती हो गई। क्या हमें प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा? बताओ क्या करूंगा? प्लस करूंगा मशीनरी का खर्चा। कितना? 20,000। अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। मैंने यहां पर मशीनरी को प्लस करके मशीनरी को तो ठीक करवा दिया, लेकिन एक आंसर और दे दो। क्या मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगेगा? और डेप्रिसिएशन कहां पर आता है? वो तो पीएनएल में आता है ना। और बताओ, डेप्रिसिएशन लगने से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम। बच्चों मैंने उसको एसेट माना ही नहीं था। पहले तो मैंने कहां दिखा दिया उसको? पीएनएल में। और जब मैंने उसको पीएनएल में दिखाया तो डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं होगा। लेकिन क्या इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था? यस। तो बताओ, अब जब मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मशीनरी पर, तो मेरे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम। तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बताओ, मशीनरी कितने की थी? 20,000 की। डेप्रिसिएशन 10%, कितना हो गया? 2,000। ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे सही प्रॉफिट आगे बताओ कितना? 1,18,000। जल्दी जल्दी बताओ, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया है या नहीं आया? पक्की बात है? एक एग्जाम्पल और सुन लो, फिर दोनों इकट्ठे कॉपी करना। मैं दूसरा एग्जाम्पल यहां लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को? मैं यहां लिख देता हूं, कर लेना कॉपी आराम से। सब बच्चे सुन लो। एग्जाम्पल 1 बोल दो इसको बोल दो एग्जाम्पल 2। सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझ लेना एक बार। क्या है? हमारे पास किसी ईयर एक प्रॉफिट था, मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, और द फर्म पेड रेंट ऑफ ₹20,000 which was treated as capital expenditure and depreciation charged at the rate of 10% per annum। सब बच्चे इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुन लो एक बार। ध्यान से सुनना जरा, क्या बोला? कहता है हमारे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और वो ये बोल रहा है
द फर्म पेड रेंट ऑफ ₹20,000। बच्चों फर्म ने 20,000 रुपए का रेंट पे किया था। एक आंसर दे दो, रेंट पे करना कौन से नेचर का खर्चा? रेवेन्यू। कहां जाना चाहिए था? पीएनएल में। लेकिन हमने विच वाज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने उस रेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। मतलब हमने उसको पीएनएल में नहीं दिखाया। कहां दिखाया? बैलेंस शीट में दिखा दिया। जाना कहां पर चाहिए था? पीएनएल में। दिखा कहां पर दिया? बैलेंस शीट। क्या फिर से एरर हो गई? एरर। इसका रिवर्स केस है ये वाला। यहां पर क्या हुआ था? यहां खर्चा कौन से नेचर का था? कैपिटल। और कौन सा दिखा दिया था? रेवेन्यू। यहां पर खर्चा कौन से नेचर का है? रेवेन्यू। और दिखा क्या दिया? कैपिटल। गलती को ठीक करना पड़ेगा। सुन लो सारे बच्चे, क्या ये खर्चा पीएनएल में जाना चाहिए था? लेकिन हमने दिखाया नहीं था। क्या ठीक करने के लिए पीएनएल में दिखाना पड़ेगा? यस। तो बताओ मेरे जो ये प्रॉफिट थे, प्रॉफिट कितने के थे? 1 लाख। जल्दी जल्दी बोलो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? जल्दी बोलो। बोल ही नहीं रहे तुम आंसर। प्लस या माइनस? माइनस। रेंट पीएनएल में दिखाना चाहिए था, दिखाया ही नहीं। अब दिखाने जा रहा हूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम। तो रेंट 20,000 का ये मेरा माइनस हो जाएगा। मैंने रेंट पीएनएल में दिखाया ही नहीं, तो दिखा दो, सही हो जाएगा। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, इतनी बात बता दो। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब एक चीज और सुन लो, ध्यान से सुनना सब बच्चे। एक बात मुझे बताओ, मैंने रेंट को एसेट मान लिया था, है ना? और मैंने रेंट को एसेट मान लिया था, तो उस पर क्या लगा दिया था? डेप्रिसिएशन। बोल रहा है, कहता है हमने उस रेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज। एसेट मानकर मैंने उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, जबकि वो एसेट थी ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं था। अब एक बात बताना, मैंने तो डेप्रिसिएशन लगा दिया था और जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? कम। तो क्या इसको भी ठीक करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस डेप्रिसिएशन कितना? 20,000 का 10% 2,000। अब ये बता दो कितना आ गया? 82,000 हमारे सही प्रॉफिट। तो ये जो सही प्रॉफिट निकालते हैं ना, ये वाले प्रॉफिट, गुडविल निकालने के लिए इन्हीं सही प्रॉफिट को यूज किया जाएगा। आगे बात समझ में सारी की सारी? फटाफट से सारा कॉपी करना है। आगे चलते हैं, आओ जरा सब बच्चे अगली एडजस्टमेंट्स को समझना जरा ध्यान से। सुन लो भाई, सुन लो। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। अगली एडजस्ट, ये बातें बंद करवा रहे। ये लो, मान लो हमें 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, ईयर 1, ईयर 2, चलो ऐसे लिख देता हूं। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। तुम तीनों आगे आ जाओ, चलो जल्दी से, तीनों आगे आ जाओ जल्दी से। तीन आ जाओ, यहां पर आके बातें करो जल्दी जल्दी चलिए। आओ बातें करेंगे। नहीं चल, पता दुनिया को पता लगने दो, बातें करते क्लास में लग रहे तो पता चलने दो। अच्छा जल्दी यहां पर आ जाओ। तो यहीं बैठ जा, चेयर आगे करके, एक वाली चेयर आगे कर लो। तू यहां पर आ, इस वाली चेयर पे आ जा। हाँ इस वाली पे आगे, इस वाली चेयर को आगे करके यहीं बैठ जा, और तू सारी चेयर पे वहीं बैठ जा। और अब जो बातें करेगा फिर मैं YouTube पे उसका चेहरा दिखाऊंगा, कौन कौन बातें कर रहा था। चलो, ओहो गलत बिठा दिया। ये बातें तो, ये जोड़ी बनी हुई है बातें करने वाली। तू थोड़ी चेयर आगे कर ले बाबू, ये हटा देना, उसके पीछे रख दे। अब तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, देख लोगे ना उसे डर जाओगे तुम। इधर सुनो सब बच्चे,
ये 3 ईयर्स दे रखे हैं। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्वेश्चन होंगे नहीं अगर ये एडजस्टमेंट मैं पूछूंगा तुमसे, ये सारी एडजस्टमेंट। और ना हमको प्रॉफिट दे रखे थे, यहां पर बोलता है 1 लाख का प्रॉफिट था, यहां पर बोलता है 1,20,000 का प्रॉफिट था, यहां पर बोलता है 1.5 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, और एक क्वेश्चन है छोटा सा, और ना एक एडजस्टमेंट बोला। एडजस्टमेंट में उसने बोला द क्लोजिंग स्टॉक was overvalued by rupees 20,000 for the year ended 31st March 2020। मेरे को ये बता दो कौन से ईयर की बात कर रहा है, इस वाले की 31 मार्च 20, 31 मार्च 2020 की वो बात कर रहा है हमसे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर किसी क्वेश्चन में तुमको ये वाले वर्ड्स नजर आ जाते हैं, ये वाले ओवरकास्ट या ओवरवैल्यूड, ओवरकास्ट या ओवरवैल्यूड, या अंडरकास्ट या अंडरवैल्यूड, या कास्ट शॉर्ट, सुनो ध्यान से। किसी क्वेश्चन में नजर आ जाते हैं ये वर्ड्स, ओवरकास्ट या ओवरवैल्यूड, या अंडरकास्ट अंडरवैल्यूड, या कास्ट शॉर्ट, समझ जाना एरर है, वो एरर है, गलती है ट्रांजैक्शन में। ओवरकास्ट या ओवरवैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा दिखा देना, और अंडरकास्ट अंडरवैल्यूड या कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है कम दिखाना। ये गलतियां हैं बच्चों। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखा दिया था, अंडरकास्ट मतलब कम दिखाया, ये गलतियां हैं। तो इन गलतियों को ठीक किया जाएगा। ये एरर्स के इंडिकेशंस हैं, और इन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। अच्छा, ठीक कैसे करेंगे? उसका उल्टा कर फॉर एग्जाम्पल, अगर गलती में कोई चीज मैंने ओवरकास्ट कर रखी थी, बढ़ा दी थी, तो कैसे ठीक होगी? कम कर। अगर मैंने गलती में कोई चीज कम कर रखी थी तो कैसे ठीक होगी? बढ़ाकर। यानी कि हम उसको रेक्टिफाई करेंगे उसका उल्टा कर बाय गिविंग रिवर्स इफेक्ट। रिवर्स, हम उसको उल्टा कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन पर आ जाओ, उसने मुझे बोला 31 मार्च 20 में, 31 मार्च 2020 में ना क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। ये बताओ क्या ये एरर है? हाँ। 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक हमने बढ़ा दिया था, ये गलती है बच्चों। इस प्रॉफिट में गलती है, मुझे पहले प्रॉफिट ठीक करने पड़ेंगे। प्रॉफिट को ठीक करने के बाद वो ठीक वाले प्रॉफिट गुडविल निकालने के काम आएंगे। चाहे मैं कोई सा भी मेथड से काम कर रहा हूं, चाहे मैं एवरेज प्रॉफिट से काम कर रहा हूं या सुपर, या जिस मर्जी से। सॉल्यूशन, तो बताओ क्या ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या मुझे इनको ठीक करना पड़ेगा? उसको हम उस काम करने को बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो जब मैं गुडविल निकालूंगा तो सबसे पहले मैं एडजस्टेड प्रॉफिट निकालूंगा। एडजस्टेड मतलब सही प्रॉफिट, करेक्टेड प्रॉफिट, ठीक वाले प्रॉफिट्स। एक बार लिख देता हूं, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, और 21 में प्रॉफिट था 1 लाख का, 22 में 1,20,000 का, 23 में 1,50,000 का। सब बच्चे, अगर गलती होती ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं थी ना, इन सबको प्लस करता। अगर मान लो एवरेज प्रॉफिट से काम कर रहा होता, मैं इन तीनों को प्लस कर डिवाइड बाय 3 कर देता, एवरेज प्रॉफिट से निकल जाता मेरा काम, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी इस प्रॉफिट में गलतियां हैं।
वो उसने मुझे बोला जो ये 20 का जो आपका प्रॉफिट था ना, हमने 2020 में क्या किया था, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया था। एक बात बता दो बच्चों, यहां पर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं, इधर रफ काम, रफ। ये बताओ, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, ये बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड, यहां ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और यहां पर यहां लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। एग्री कर रहे हो? एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट की ये वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट, यानी कि खर्चे वाली। ट्रेडिंग का नेचर होता है नॉमिनल, डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आती है इनकम्स। एग्री कर रहे हैं इस बात से? हमने क्या किया, हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया। अच्छा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने का मतलब क्या है? क्या मैंने इनकम बढ़ा दी? जल्दी बोलो। इनकम बढ़ा दी। इनकम बढ़ाने का मतलब प्रॉफिट बढ़ा दिया। प्रॉफिट बढ़ा देना ये हमारी गलती हुई है। हम कौन से वाले साल की बात हो रही है? 20 की। ये ट्रेडिंग अकाउंट है 2020 का। 2020 में क्या हुआ था बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया था। ओवर वैल्यू करने का मतलब हुआ हमने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया था। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने की वजह से हमारी इनकम बढ़ गई होगी। इनकम मतलब प्रॉफिट बढ़ गए, ये गलती है। प्रॉफिट बढ़ गए, ये गलती है। तो ठीक कैसे होगी? कम कर दो, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो यहां लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना? 20,000। तो भैया हमने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, गलती हो गई, ठीक करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। बात यहां पर खत्म नहीं होती है। कोई बच्चा गेस करेगा क्यों खत्म नहीं हुई? अभी और भी कुछ बाकी है क्या? सोचो सोचो जरा इस बारे में कि मैं बोल रहा हूं अभी भी कुछ बाकी है। नेक्स्ट ईयर में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। पता है, एक बात मुझे बताओ, जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। 2020 की बात करी, ये बता दो 2020 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या वो 2021 का ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा? बनेगा। अगर तो ये 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट, सब बच्चे सुन लो, ये रफ काम है। अगर मैंने 2020 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया था तो इसका इफेक्ट अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी पड़ा होगा, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ओपनिंग 21 की बात कर रहा हूं मैं, अब 21 का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ गया होगा। अच्छा बताओ, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, ये हमारी एक्सपेंस वाली साइड है। क्या मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया? प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? कम। गलती हो गई, ठीक करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। ओ, तो यहां पर भी इफेक्ट जाएगा। यहां लिखूंगा 20,000 और यहां लिखूंगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब यहां से एक बात पक्की हो गई है कि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जो है अगले साल तक जाता है, 2 साल तक काम होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की गलती यहां हुई है तो यहां पर भी उसका इफेक्ट पड़ा होगा, मुझे अगले वाले प्रॉफिट भी ठीक करने पड़ेंगे। बस बात खत्म। अब अगले साल नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इस साल ओपनिंग स्टॉक ठीक कर दिया, अब काम खत्म हो गया, अगले साल तक इफेक्ट गया ही नहीं होगा। तो एक बात बोलूं, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कितने साल तक जाता है? 2। और ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट अगर गलती ओपनिंग में होती तो 1 ही साल तक जाता है इफेक्ट। तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये चीज। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कितने साल तक जाता है? 2 साल। याद रखोगे इस चीज को? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अच्छा, अब एक आंसर और दे दो। अभी तो मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, तो ये काम हो गया। अब मैं बोलता हूं क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड की जगह लिखा होता अंडर वैल्यूड, तो क्या करता? क्या मैंने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करा? अंडर वैल्यू का मतलब प्रॉफिट कम दिखाए, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहां पर प्लस होता और अगले साल माइनस होता। कोई दिक्कत किसी को? ये वाली एडजस्टमेंट कॉपी कर लो, पोस्ट कर। अगली बात समझो सब।
सब बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझना जरा। मान लो ऐसा था, ये एग्जांपल है, सुनो, ये हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और हमारे पास प्रॉफिट्स थे, मान लो यहां 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का। अच्छा, सुनना जरा ध्यान से, और फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं बच्चों, इधर सुनना सब। फर्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट में ऐसे बोलेगा कुछ कि ए मशीनरी वाज परचेज्ड for rupees 20,000 was omitted to be recorded and on which depreciation was 10% per annum on straight line method basis। सुनना पड़ेगा ध्यान से मेरी बात को, सुन। एक बार हल्का सा 11th क्लास का डेप्रिसिएशन बता दो, नहीं तो फिर तुम घूमोगे उसके अंदर ये क्या हो रहा है। 1 मिनट सुन लो, सिर्फ 1 मिनट के बाद। डेप्रिसिएशन पढ़ा था 11th क्लास में, 2 मेथड होते थे, एक SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV। इन दोनों मेथड्स में उतना डिटेल में नहीं जाना मेरे को, हल्की सी बात बताने ताकि क्वेश्चन हो जाए। दोनों मेथड्स में डेप्रिसिएशन कैसे लगता था एक बार सुनो। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए की कोई एसेट है और हमको 10% डेप्रिसिएशन लगाना 3 साल का, तो बताना जरा SLM में कैसे लगेगा। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। अगले साल वैल्यू 90,000 आ जाएगी। अब अगले साल कितना लगेगा, फिर से 10 लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है हमेशा, इसी पे लगेगा। 1 लाख का 10% 10,000। अच्छा, अगले साल वैल्यू 80। अब किस पर लगेगा, फिर से 1 लाख पर ही लगेगा, 10,000 आएगा। इस तरह से लगता है, यानी कि हर बार देख लो एक ही जैसा डेप्रिसिएशन लगता है। SLM में ऐसे काम करते थे, और WDV में पहले साल में तो 1 लाख पे लग जाएगा, 10,000 वैल्यू, अगले साल वैल्यू कितनी, 90। अब किस पर लगेगा, अब 90। WDV में जो वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू जो बच के आते हैं उस पर लगता है। तो 90,000 का 10% कितना हुआ, 9,000। अगले साल वैल्यू 81,000, अब 81,000 पे लगेगा 8,100। ये वाली बात समझ में आ गई सबको। SLM में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ये है ओरिजिनल कॉस्ट, और WDV में हर साल जो वैल्यू बच के आएगी उस पर लगेगा। याद आ गया। अब आ जाओ, क्या था, एक मशीन पर, एक मशीन कब खरीदी थी पता है, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में लिख देता हूं, फर्स्ट ईयर में। सुनना सारे बच्चे ध्यान से। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, यहां पर हमने एक मशीन खरीदी थी, वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। उस मशीन को रिकॉर्ड करना भूल गए। एक आंसर दे दो सारे बच्चे, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। वैसे मशीनरी PL में जाती है या बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में इसको लिखना भूल गए, बैलेंस शीट में बनानी नहीं है ना, उसका काम है। लेकिन उसकी वजह से जब मैं उस एसेट को ही रिकॉर्ड करना भूल गया तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना भूल गया। एग्री कर रहे हो? क्या डेप्रिसिएशन PL में जाता है? जाता है। तो बताओ, क्या डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कौन से वाले साल में होता काम? फर्स्ट ईयर। आओ बच्चों, मशीनरी तो नहीं आती यहां पर, लेकिन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। तो बताओ कितना, 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। बात खत्म। फिर यस यस यस, अगर आज मैंने कोई एसेट खरीदी है आज, और बेचने की बात क्वेश्चन में बोली नहीं कहीं है, तो क्या उस एसेट को मैंने अगले साल भी यूज किया होगा? अगले साल भी यूज किया होगा, यस। तो क्या अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा? अगले साल भी लगाना पड़ेगा। हाँ, कौन सा मेथड है? SLM। तो बताओ अगले साल भी कितना लगेगा, 2,000। अगले साल भी कितना लगेगा, 2,000। इस तरह से काम होगा, फिर जो प्रॉफिट आएंगे वो यूज कर लेंगे। अच्छा, अगर यही WDV होता तो
यहां तो 2000 पहले वाले साल में, भाई हमारे एसेट की वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी ना, पहले साल में कितना लगता, 2000, अगले साल वैल्यू कितनी, 18,000, तो यहां 1800 लगता, फिर अगले साल वैल्यू 16,200, तो थर्ड ईयर में 1620 लगता, ऐसे लगता। बात समझ में आई है या नहीं है? अगर इफ WDV अगर WDV होता तो ये डेप्रिसिएशन होता, और क्योंकि उसमें SLM लिखा हुआ है तो SLM में हमेशा एक जैसा लगेगा। तो सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, अगर मैंने एसेट यहां खरीदी है तो एंड तक ले जाना पड़ेगा, और भी ईयर होते वहां तक ले जाता मैं। अच्छा, अगर एसेट मैंने यहां खरीदी होती तो यहां पर, जल्दी बोलो, अगर मैंने एसेट यहां खरीदी होती तो डेप्रिसिएशन यहां लगता और यहां लगता, पहले नहीं लगता। जहां एसेट खरीदोगे उसके अगले वाले सालों में लगेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट 2 साल तक आता है, याद रखना, इस साल और अगले साल बस। और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जब से एसेट खरीदी है और जब बेची नहीं है तो हर साल लगता जाएगा। कॉपी कर लो फटाफट से, कॉपी करो, जो आज तक पढ़ा दूंगा सब आएगा टेस्ट में कल। मेरे पास टेस्ट पहले से भी बने हुए हैं, और मैं जब मेरा मन करता है मैं तब बना देता हूं, क्या पता मैं नया बना दूं टेस्ट आज, और बने भी तो होंगे तो उसमें एडजस्टमेंट तो होंगी ही नहीं, पिछले साल भी तो पढ़ाई थी। टेस्ट में सब आएगा, जल्दी जल्दी कॉपी करो सब। कितना तो आसान है ये चैप्टर, बताना। एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट खत्म, अब तो बस मुझे क्वेश्चन बनाने रह गए, एडजस्टमेंट तो खत्म होगी समझो। तो एक आधी बीच बीच में आएगी क्वेश्चनों में, साइड बाय साइड कर लेंगे हम। मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स आर डन। भाई कॉपी हो गया सबका? एक बार फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की जो हमने पढ़ लिया गुडविल के अंदर। जल्दी जल्दी बोलो सारे बच्चे। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है या फिक्टिशियस? इंटेंजिबल। फिक्टिशियस नहीं होती है। गुडविल होती है 2 टाइप्स की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल। कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? परचेज गुडविल को। ये बात कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत कब कब पड़ती है? जब बिजनेस को बेचा जाता है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पुराने वाले पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स। When पार्टनरशिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब फॉर्म को कंपनी में बदल दिया जाता है। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सब 3 मेथड पढ़ने हैं हमको, जिसमें से हमने पहला मेथड स्टार्ट किया तो कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एवरेज में भी 2 हैं, सिंपल और वेटेड। अभी हमने कौन सा पढ़ना स्टार्ट किया? सिंपल एवरेज। तो बताओ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखे होंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है अगले कितने साल तक प्रॉफिट आते रहेंगे ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। क्वेश्चन में तुम्हें देगा। दिक्कत किसकी रह गई? एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ये टोटल प्रॉफिट कौन से वाले होते हैं? लास्ट ईयर्स वाले, पास्ट ईयर्स के। तो गुडविल आ जाती है ऐसे कर कर। अच्छा, फिर मैंने एडजस्टमेंट सिखाई तुमको। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? प्लस। एबनॉर्मल गेन को नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस। लेकिन प्लस या माइनस तभी करेंगे जब हमने उसका इफेक्ट पीएनएल में दिखा रखा होगा, तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर गुडविल निकालते टाइम कोई ऑपरेटिंग खर्चे थे, ऑपरेटिंग खर्चे मतलब जो पे होते ही हैं और पे नहीं करे हमने, तो क्या पे करने पड़ेंगे? यस। ऐसे ही कोई अगर हमने पे कर दिए थे तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसी कोई ऐसी इनकम होती जो कि ऑपरेटिंग थी, ऑपरेटिंग इन नेचर। अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम थी लेकिन अभी तक हमने इनकम दिखाया नहीं है, तो क्या दिखाना पड़ेगा? यस, प्लस करना पड़ेगा।
और अगर प्लस कर चुके थे तो फिर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने तुमको क्या सिखाया, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्वेश्चन गलतियां करवाएगा, कभी रेवेन्यू को कैपिटल बना देगा, कभी कैपिटल को रेवेन्यू बना देगा, क्या उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या सिखाया, वो क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट सिखाई। ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, एक आधी क्वेश्चन में आएगी वो हम देख लेंगे। यहां तक का अच्छे से रिवाइज कर आना, कल वाले टेस्ट में यहां तक आएगा जितना पढ़ चुके हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट में। हालांकि सुबह वाले बैच में तो मैंने सुपर प्रॉफिट भी खत्म करवा दिया, पर सुपर प्रॉफिट का तुम्हारा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, सुपर प्रॉफिट नहीं दे रहा, अभी एवरेज प्रॉफिट तक देने वाला हूं क्वेश्चन। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से रिवाइज कर आना, प्लस गुडविल जहां तक तुम्हारा हो चुका है। मैं एडजस्टमेंट दूं टेढ़ी मेढ़ी, समझनी पड़ेगी तुमको क्या बोलना चाहता है। तो यहां तक पढ़ेंगे, मिलते हैं कल 10:30 से 11:30। थैंक यू सो मच।